बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं, जिनका आप बखूबी लाभ उठाते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में भी कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये तमाम जानकारियाँ हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ के जलाशयों में मछली बीज संचयन की है योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत ले सकते हैं अनुदानित कृषि यंत्र। चना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा 372। अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ के जलाशयों और पुराने RFF के मेजर कार्प और ग्रास कार्प प्रजाति के मछली बीजों का संचयन किया जाना है। इसके लिए स्थानीय मछली बीज उत्पादकों से मछली बीज आपूर्ति के लिए आवेदन की मांग की गई है। इसमें मेजर कार्प 75 पैसे प्रति बीज और ग्रास कार्प 1.5 रुपये प्रति बीज की दर से तय की गई है। एक मछली बीज उत्पादक न्यूनतम 50,000 और अधिकतम 2 लाख मछली बीजों की आपूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए जिला मत्स्य कार्यालय रामगढ़ में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। इसमें 40 से 50% अनुदान पर पावर नैपसेक स्प्रेयर, रोटावेटर मल्टी, क्रॉप थ्रेसर, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, पाइप, मोबाइल रेनगन, थ्रेसिंग फ्लोर, मिनी दाल मिल, ट्रैक्टर चालित हल और रीच फ्रो प्लांटर ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। आगात मटर में स्टेम फ्लाई नामक कीट लगने की संभावना रहती है। इस कीट के रोकथाम के लिए दानेदार दवा रीजेंट का अनुशंसित मात्रा में भुरकाव करें। स्टेम फ्लाई कीट मटर में तना में लगता है। ये सूक्ष्म कीट होते हैं जो तना से रस चूस कर उसे क्षति पहुंचाते हैं। पौधा कमजोर होने से उपज में कमी आ जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए दानेदार दवा रीजेंट 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। देखिए, मटर के में बहुत ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। मैंने कहा कि अगर आप आगात खेती करते हैं तो इसमें एक स्टीम फ्लाई आता है। जब पौधे 15 से 20 दिनों के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 6 से 8 इंच के होते हैं, उसी समय मिट्टी से जड़ से ठीक 2 इंच 1.5 इंच ऊपर में स्टेम थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई देता है। उसी के बीच में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। अगर ये कीट लगता है तो आपको दानेदार दवा का भुरकाव करना पड़ेगा। 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से रीजेंट नाम की दवा भुरकाव करके पूरे खेतों में एक हल्की सिंचाई आप कर देंगे तो इससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। रबी दलहनी फसल चना की खेती के लिए 15 नवंबर तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में चना के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा 372, KWR 108 या KPG 59 लगाएं। चना की बुआई में 70 से 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों में KWR 108 और KPG 59 की उत्पादन क्षमता 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि पूसा 372 की उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। चना के ये तीनों उन्नत प्रभेद 130 से 135 दिन में तैयार हो जाते हैं। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग के रोकथाम के उपाय के बारे में। मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग लगने का खतरा रहता है। किसान भाई, आप जब अपने मिर्च फसल में इन रोगों का लक्षण देखें तो इनके रोकथाम के लिए 0.02%
मैंकोजेब या कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारी प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियां तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जाड़े का मौसम आ रहा है। इस मौसम में हमारे जो किसान हैं वो गोभी की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं। तो गोभी की नर्सरी अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसकी क्या विधि है, इससे हमारे किसान भाई को क्या लाभ हो सकता है, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ और विस्तार तरीके से आपको बताएंगे। और इसी के लिए चलिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। अपने झारखंड प्रदेश में ज़्यादातर किसान गोभी की खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ सालों भर इसकी खेती होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि गोभी की खेती के लिए बिचड़े तैयार किए जाते हैं और एक निश्चित समय में खेतों में इसकी रोपाई की जाती है। अतः बिचड़े तैयार करने के लिए इसकी नर्सरी का अच्छे से प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। नर्सरी में बीज लगाने से पहले बीज का चयन,
उसकी मात्रा तथा बीजोपचार पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में, अगर विशेष रूप से रांची ज़िले में, जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं वो बहुत ही प्रमुखता से उगाई जाती हैं। लगभग पूरे वर्ष भर इनकी खेती रांची ज़िले के कुछ भागों में की जाती है। और अगर हम बात करते हैं अभी के समय की, तो जो हमारा जो रबी का मौसम है, इसमें गोभी वर्गीय सब्जियों की अगर हम खेती की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण चरण उसमें देखा जाता है जो होता है नर्सरी प्रबंधन का, क्योंकि इसमें हम बीजों की पहले नर्सरी में बुआई करते हैं और फिर एक निश्चित समय के बाद उनको मुख्य खेत में उनकी रोपाई करते हैं। अगर हम बात करते हैं नर्सरी की, तो इसमें सबसे पहले जो मुख्य बात आती है कि जो भी प्रजातियों किसान भाइयों ने चुनाव किया है उसकी लगभग 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी आवश्यकता होती है किसान भाइयों। और अगर हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वो होती है बीज उपचार की। बीज उपचार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीज उपचार के द्वारा ही बीजों नर्सरी अवस्था में जो एक प्रमुख बीमारी आती है वो आती है आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ की, जिसका नियंत्रण का पहला चरण होता है बीज उपचार। अगर बीज उपचार की हम बात करते हैं तो दो प्रमुख विधियां इसकी होती हैं, एक होती है रासायनिक विधि और एक होती है जैविक विधि। रासायनिक विधि के अंतर्गत हम कार्बेंडाजिम नामक रसायन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक फफूंदनाशी है। इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से यदि किसान भाई इसका उपचार बीजों का उपचार करते हैं तो निश्चित तौर पे इस जो बीमारी लगती है डैम्पिंग ऑफ की, इसका नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, अगर हम किसान भाइयों जैविक विधि की बात करते हैं तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जो कि एक जैविक फफूंद है जो मित्र फफूंद के रूप में हमारे लिए कार्य करता है। और इससे लगभग 4 से 6 ग्राम के प्रति किलोग्राम दर से जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके द्वारा भी जैविक विधि से हम डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन की समस्या जो हमारे बीजों को दिक्कत पहुंचाती है उसका निदान किया जा सकता है। किसान भाइयों, नर्सरी में बीज लगाकर बिचड़े तैयार करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है क्यारी विधि और दूसरी विधि है प्रोट्रे विधि। क्यारी विधि में बीजों की बुआई ऊंची उठी क्यारी में करते हैं जहां जल जमाव की स्थिति ना हो। इसमें ट्राइकोडर्मा से उपचारित सड़े गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजों को लगाने के बाद उसे पुआल से ढक देना चाहिए और फिर सिंचाई करनी चाहिए। जब उसमें अंकुरण होने लगे तो पुआल हटा देनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करते रहनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके बाद किस विधि से इसकी बुआई की जाती है, तो 2 प्रमुख विधियां हैं। एक जो सामान्य रूप से प्रचलित विधि है वो क्यारी विधि है। क्यारी विधि के अंतर्गत हम जो बीजों की बुआई होती है वो ऊंची उठी हुई क्यारियों में करते हैं। इसमें एक बात का किसान भाइयों विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि जो हमने आर्द्र गलन जो इस बीमारी की चर्चा की है, वो बीमारी अगर भूमि में नमी बहुत ज़्यादा है, जल निकास का उचित प्रबंधन नहीं किया गया है, तो अधिकतर उस बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे नियंत्रित कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जब भी हम भूमि का चुनाव करते हैं तो ऊंची भूमि का चुनाव करें जहां जल जमाव की समस्या ना आती हो, और ऊंची उठी हुई क्यारियाँ जो कि 3 मीटर लंबाई की और 1 मीटर चौड़ाई की हो और लगभग ज़मीन से 15 सेंटीमीटर ऊँची उठी हुई क्यारियाँ तैयार करते हैं। और उसमें फिर हम बीजों को कतारों में इसकी बुआई करते हैं। लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कतारें बना के और लगभग 1 सेंटीमीटर की गहराई में हम बीजों की बुआई करते हैं। एक बात का किसान भाइयों विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम क्यारी बना रहे हैं तो इस क्यारी में जो हम गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, और उसे भी अगर हम ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लेते हैं तो बेहतर होता है। ट्राइकोडर्मा से उपचार करने के लिए हम लगभग 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम खाद की दर से हम उसका उपचार करते हैं, और प्रति क्यारी 12 से 15 किलोग्राम खाद का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद बीजों की जब हम बुआई कर चुके हैं तो उसके बाद हम पुआल से उसको ढक देते हैं। इसके बाद हजारे से उसकी सिंचाई कर देते हैं। किसान भाइयों, अगर क्यारी विधि में हम बात करते हैं तो इसके लगभग हम देखते हैं कि 3 से 4 दिन बाद इसका जर्मिनेशन हो जाता है, अंकुरण होने लगता है, और उस समय फिर हम पुआल को हटा देते हैं और हल्की सिंचाई आवश्यकता अनुसार हम करते रहते हैं। यदि नर्सरी में कीट व्याधि की समस्या आती है तो उसे बचाव के लिए समय समय पर ट्राइकोडर्मा तथा नीम आधारित कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में बिचड़े तैयार होने तक ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। यदि इस दौरान हमें कभी भी किसी कीट का या रोग का प्रकोप दिखाई देता है, तो अगर रोग का प्रकोप अक्सर दिखाई देता है, बिछड़ा मरने की दिक्कत आ रही है, जिसे हम गाछी गलने की भी समस्या कहते हैं, तो ट्राइकोडर्मा का हम छिड़काव कर सकते हैं।
लगभग 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। यदि कीट का प्रकोप होता है तो नीम आधारित कीटनाशी का या नीम तेल का 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से हम छिड़काव कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हमको थोड़ा सा कहीं पोषक तत्वों की दिक्कत दिखाई देती है तो NPK के घोल का भी हम हल्का छिड़काव इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा किसान भाइयों इस बात का ध्यान दीजिए कि इसमें पानी की दिक्कत ना होने पाए। और जब हम रोपाई करते हैं, रोपाई करने के समय के लगभग 3 से 4 दिन पूर्व क्यारी विधि में अगर हम बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो एक प्रक्रिया हार्डनिंग की होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हार्डनिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग रोपाई की तिथि से लगभग 3-4 दिन पहले पानी या सिंचाई करना हम बंद कर देते हैं। और फिर इससे क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं उनमें थोड़ा सा वो कठोर हो जाते हैं, और जब हम उसकी रोपाई मुख्य खेत में करते हैं तो पौधों के मरने की समस्या कम दिखाई देती है। इसी तरह से प्रोट्रे विधि में बिचड़ा तैयार करने के लिए प्रोट्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार में लगभग 106 सेल के प्रोट्रे आते हैं। इसके हर सेल में एक बीज तथा एक भाग कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। इस विधि से बिचड़ा तैयार करने से बीज रोग मुक्त रहते हैं और बिचड़े स्वस्थ होते हैं। ऐसी विधि से तैयार किए गए बिचड़े से उत्पादन जल्दी होता है और ज़्यादा होता है। इसके बाद जो एक दूसरी प्रमुख विधि आती है जो कि आधुनिक पद्धति हमारी है और जो क्यारी विधि से कहीं ज़्यादा बेहतर और स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन करने में सक्षम है, वो होती है प्रोट्रे विधि। जब हम प्रोट्रे विधि की बात करते हैं तो इसमें बाज़ार में लगभग 104 सेल की खानों वाली एक ट्रे आती है जिसमें प्रत्येक ट्रे में एक बीज, प्रत्येक सेल में हम एक बीज का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों। तो इसमें अक्सर देखा गया है कि क्योंकि एक सेल में एक ही बीज लगाया जाता है और ये एक मृदा रहित तकनीक होती है जिसमें मृदा के स्थान पे हम कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट का एक भाग का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक भाग वर्मी कंपोस्ट और एक भाग कोकोपिट को मिला के जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें जो मृदा जनित जो बीमारियां होती हैं उनका प्रकोप कम देखा जाता है और लगभग ना के बराबर ये समस्याएं आती हैं। तो ये एक बेहतर विधि है जिसके अंतर्गत हम ट्रे को भर के और उसमें एक एक बीज को लगाते हैं और फिर जो हमारा बीज है उसका अच्छा जर्मिनेशन भी होता है, उसकी जड़ें अच्छी मजबूत होती हैं, जो बिचड़े होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। तो इससे क्या होता है कि और लगभग जितने भी बिचड़े इसमें तैयार होते हैं सभी का जो स्वास्थ्य होता है एक जैसा होता है, सभी की जो लंबाई होती है एक जैसी होती है और जो बिचड़े होते हैं वो क्यारी विधि की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। तो जब इस तरह के बिचड़ों का हम रोपाई करते हैं तो क्यारी विधि की तुलना में जो हमारे बिचड़े होते हैं जल्दी ग्रोथ करते हैं और उनमें अक्सर ऐसा हम लोग के अनुसंधान में ऐसा देखा गया है कि जब उसमें फलन शुरू होता है या पुष्पन शुरू होता है तो वो भी क्यारी विधि में तैयार किए गए बिचड़ों की रोपाई की तुलना में शीघ्र शुरू होता है। किसान भाइयों, यदि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार हम गोभी की नर्सरी का प्रबंधन करें तो हम उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। क्या आपको पता है कि हम सालों भर मौसमी फल या सब्जियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका कारण है प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण की विधि। तो ये प्रसंस्करण की विधि क्या है, इससे हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ हो सकता है? तो चलिए इसी के बारे में और विस्तार तरीके से ले लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। अपने झारखंड प्रदेश में फलों और सब्जियों का उत्पादन अच्छा खासा होता है। यहाँ खाने में इसका उपयोग लगभग 60% ही हो पाता है, बाकी के 40% बर्बाद हो जाते हैं। यदि फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण किया जाए तो इस बर्बादी को रोका जा सकता है तथा सालों भर इनका अलग रूप में उपयोग किया जा सकता है। फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण की कई विधियां हैं, जैसे सन ड्राइंग, सिरपिंग, ब्राइंग तथा ब्लैंचिंग आदि। जैसे फल और सब्जियों में खाद्य प्रसंस्करण की जो विधियां हैं उसमें हम पहले तो देखते हैं सन ड्राइंग। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सन ड्राइंग या सेट ड्राइंग कर लेते हैं। मतलब कि जो सूरज की रोशनी में या फिर एक किसी शेड में किसी भी छाए के नीचे में अगर हम सूरज की रोशनी में तो थोड़ा सा जो हमारा खनिज लवण होता है सब्जियों का वो थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता है, वाष्पीकरण के समय पे चला जाता है। इसलिए हम किसी शेड में या छाए के नीचे में करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है।
वो प्रसंस्करण का। अगर हम ये बेसिक है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा पिकलिंग होता है जिसमें हम हल्दी, नमक, तेल ये सब डाल के, जैसे पिकलिंग मतलब पिकल मीन्स के अचार बनाने की जो विधि से करते हैं वो हम फल और सब्जियों में कर सकते हैं। दूसरा होता है सिरपिंग में होता है शुगर के साथ करते हैं, शुगर और पानी को सॉल्यूशन में करते हैं, जैसे कि मुरब्बा हो गया। तो मुरब्बा हो गया, या पेठा का जो मुरब्बा बनता है, ये सफ़ेद कद्दू का जो पेठा बनता है वो उसका मुरब्बा बनता है, तो ये सिरपिंग के जरिए होता है। एक होता है ब्राइन, जिसमें नमक के घोल में या सिरका के घोल में रखते हैं। तो नींबू का होता है, नींबू का अचार, उसको हम नमक के घोल में भी रखते हैं। तो इस तरीके से सन ड्राइंग हो गया, सुगरिंग हो गया, सिरपिंग हो गया। एक होता है ब्लांचिंग मतलब कि अगर हमारा कुछ जिमी कंदमूल फल है, जैसे कि हमारा ओल हो गया, अगर अदरक हो गया, अदरक का सोट बनाना है, या हल्दी हो गया, तो इन सब को अगर करना है तो इसको हम पहले खोलते पानी में 5 मिनट तक गर्म करते हैं। 5 मिनट से आधा घंटा तक भी कोई गर्म करते हैं, क्योंकि जो ज़मीन के नीचे अगर कुछ कीटाणु होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो पूरी तरीके से उससे साफ़ हो जाए और उसकी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है, उनका जीवन बढ़ सके। इन विधियों को अपनाकर हम अपने प्रदेश में पाए जाने वाले ओल, शकरकंद, अमरूद, आंवला, इमली आदि से तरह तरह के खाद्य सामग्री बना सकते हैं और उसका लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। हम इन चीज़ों से मुरब्बा, अचार, सूंठ, पापड़ आदि बना सकते हैं। झारखंड प्रदेश में तो मुख्यतः ओल की सब्जियों में देखें तो ओल का बहुत ज़्यादा खेती होता है, और इसके अलावा मीठा आलू, जिसको शकरकंद बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, फिर अदरक, हल्दी तो है ही है, और फलों में देखें तो अमरूद भी है, आंवला है, तो इन सब का इमली है, इन सब का हम कर सकते हैं प्रसंस्करण। इसको हम अलग अलग, आंवला का मुरब्बा बना सकते हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे मिक्स वेजिटेबल होते हैं, जैसे गाजर है, गोभी है, बीन्स है, इन सब का हम मिक्स वेजिटेबल अचार बना सकते हैं। जब हम फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण करते हैं तो इससे उत्पाद का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इसके पोषक तत्वों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण तो सबसे बड़ी बात है कि ये टेस्ट को बढ़ा देता है। टेस्ट हो या मतलब खाद्य प्रसंस्करण क्या करता है, वैल्यू एडिशन हो गया। वैल्यू मतलब हो गया कि उसका मूल्य मतलब केवल पैसे के नज़रिए से नहीं कह रही हूँ, मूल्य मतलब उसकी जीवन की भी मूल्य बढ़ गई, जीवन उसका लंबा हो गया, उसमें जो पोषक तत्व है उसकी भी मूल्य बढ़ गया, वो भी ज़्यादा हो गया, पोषक तत्व भी बढ़ गया। अब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हम अकेले उसको केवल नहीं बनाते हैं, उसमें और चीज़ें मिला के बनाते हैं। तो मिला के जब बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी बढ़ता है, और कई चीज़ें मिलने की वजह से उसमें पोषण भी बढ़ जाता है। ये खाद्य प्रसंस्करण जो है खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को भी इंश्योर करता है। खाद्य सुरक्षा क्या है कि अगर जिस सीज़न में हमारा मतलब वो फल उपलब्ध नहीं है, उस सीज़न में भी उसकी उपलब्धता को इंश्योर करता है कि वो फल या सब्ज़ी हमारे थाली में आ सकती है। ये प्रसंस्करण के जरिए ही संभव है। दूसरे है कि पोषण सुरक्षा को कैसे इंश्योर करता है। तो हमारा जो पोषण प्रणाली है, उसमें जो खाद्य प्रणाली है, उससे हमें जो पोषण मिलता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है बृहद पोषण, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। 2 तरीके का है, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहद में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और फैट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों हमें अगर हम कुछ भी नहीं खाएं और हमारा पेट, मतलब अगर हम फल सब्जी नहीं खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा पेट भर रहा है, तो ये तीनों चीज़ें जो बृहद पोषक तत्व है हमें मिल जाता है। जैसे कि अगर हम केवल रोटी, चावल, दाल खा रहे हैं, इतना ही खा रहे हैं, फल सब्जी नहीं खा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं लाइफ में खा रहे हैं, सामान्य तौर पर हैं, तो भी हमें ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो हमें मिल जाता है। तो बृहद पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो मेन बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होती है। और लंबे टाइम तक जब शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो बीमारियों से शरीर ग्रसित हो जाता है। किसान भाइयों, प्रसंस्करण के बाद हमें इन खाद्य सामग्रियों के भंडारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा ये खराब हो सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। अच्छा, भंडारण में तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रसंस्करण जो फल और सब्जियों के लिए हवा और पानी से इसको बचाना है, मेन चीज़ है। तो अगर क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इसमें जो भी बैक्टीरिया है, यीस्ट है, मोल्ड है, जो भी है,
जिनको भी कंफर्टेबल माहौल जो चाहिए वो इनको हवा पानी में मिलता है। अगर उसमें नमी रह गई है या उसमें अगर हवा का प्रवेश है तो वो चीज़ों की ज़िंदगी कम हो जाती है। तो जब हम अचार बनाते हैं तो अचार को हम तेल से ढक देते हैं। पहले तो अच्छे से सुखाते हैं ताकि उसकी नमी चली जाए। जब नमी चली जाती है तो उसको हम पूरा धूप में 5-6 दिन 7 दिन सुखाने के बाद फिर उसको हम पूरा तेल से ऊपर तक ढक देते हैं। वो तेल से ढकते हैं ताकि हवा तेल को पास नहीं कर पाती है। और अगर हम इसी तरीके से जब मुरब्बा बनाते हैं तो शुगर से मतलब चीनी और पानी के सिरके चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन होता है सिरप होता है उससे ढक देते हैं ताकि हवा उसको पार ना करे। और उसके आंवला के अंदर की जो अपना जो पानी होता है उसको भी निचोड़ दिए रहते हैं। तो ये हो गया कि उसमें हवा पानी की प्रवेशता को हम रोक दे, पहली बात है। दूसरे अगर उसको स्टोर करना है तो स्टोर अगर ड्राई चीज़ है तो भी तो अगर जैसे हमारा साग वगैरह हो गया जो सुखा के, या गाजर हो गया या फूल गोभी, पत्ता गोभी, कुछ भी अगर हमने धूप में सुखा के रखा है तो इसको स्टोर करना है तो एयर टाइट डब्बे में हम कर सकते हैं जिसमें हवा ना प्रवेश करे। हवा प्रवेश करने से उसमें नमी आ गई, नमी आने से वो जल्दी ख़राब हो जाएगा क्योंकि हवा में भी थोड़ी पानी होता है तो ऑक्सीजन भी मिल गया उसको, पानी भी मिल गया और दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें होता है, बैक्टीरिया जो होती है उसके ग्रो करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे बेहतर तरीका है अचार मुरब्बा ये सब के स्टोरेज के लिए कि आप कांच की या मिट्टी के बर्नी में करें और इसको अगर धूप भी दिखाना है तो बर्नी के साथ ले जाएं, किसी और बर्तन में ना पलटें, बर्नी के साथ ले जाएं, उसका ढक्कन हटा दें और ऊपर से एक कपड़ा लगा के उसको धूप दिखा सकते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा धूल मिट्टी भी नहीं आए। तो एक कपड़ा कॉटन का बिछा के उसके मुंह पे और उसको पूरे दिन धूप में रखेंगे, अंदर में धूप चली जाएगी। और अगर ड्राई को करना है तो एयर टाइट कंटेनर, प्लास्टिक के कंटेनर में भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम अपने प्रदेश में होने वाले फल और सब्जियों का प्रसंस्करण करना सीख जाते हैं तो इससे हम इनकी बर्बादी रोक सकते हैं तथा अपनी खाद्य सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। अगले अंक में ऐसे ही जानकारी हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातो रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार और अगले अंक में कुछ और भी विशेष जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।